चेन रिएक्शन। बड़ा एक बहुत रिवोल्यूशनरी टेक्निक है ये। इसको डिस्कवर किया था कैरीमुलस ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलस। इस टेक्निक की मदद से हम बहुत कम पीरियड में एक डीएनए से या एक कॉपी डीएनए से उसकी बिलियन कॉपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को कहा जाता है, जब एक कॉपी से बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज फ्रॉम अ सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। बेटा इस प्रोसेस को, ये देखिए, ये जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक प्रोसेस है या एक केमिकल रिएक्शन है जिसे बेसिकली एक मशीन के अंदर किया जाता है, और उस मशीन को हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। थर्मोसाइक्लर, थर्मोसाइक्लर एक मशीन है जिसके अंदर ये प्रोसेस होगा जिसे मैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह रहा हूं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो इसमें रिएक्शन में होगा कैसे और इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब आप इसे कर रहे हो रिएक्शन को, तो उससे पहले आपको, जैसे आपने कभी भी एक्सपेरिमेंट लिखते हो तो होता है ना मटेरियल रिक्वायर, क्या क्या चाहिए आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, या आपको डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाने हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा 4 मेन चीजें चाहिए होती हैं यहाँ पे इस रिएक्शन को करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जा सकता है ये। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट होगी वो डीएनए की कॉपी जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो, जिसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करना चाहते हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है यहां पे जिसे मैं कहूंगा DNTPS, जिसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ट्राइफॉस्फेट, जिसमें 4 टाइप की डीएनटीपी होती हैं। आपने मॉलिक्यूलर बेसिस जब पढ़ा होगा तो आपने जब डीएनए रेप्लिकेशन नाम के टॉपिक को पढ़ा होगा तो इनके बारे में आपने पहली बार वहां पे सुना होगा बेटा। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी डीएनटीपीज। तीसरी रिक्वायरमेंट यहां पे जो होगी, बेटे लो बेटा, तीसरी यहां पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो है प्राइमर, और चौथी रिक्वायरमेंट जो यहां पे होने वाली है वो है डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए पॉलीमरेज भी थोड़ा स्पेशलाइज होगा, जिसको हम टेक डीएनए पॉलीमरेज कह देंगे। तो ये 4 चीजें आपको इस रिएक्शन को करने के लिए चाहिए। पहला वो डीएनए जिससे आपको एम्पलीफाई करना है, दूसरा डीएनटीपी, और तीसरी चीज प्राइमर, और चौथी चीज टेक डीएनए पॉलीमरेज। अब मैं शुरुआत करूंगा इन सबके फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों चाहिए हमें, इनकी रिक्वायरमेंट है तो क्यों है, और ये क्या करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नॉर्मल ना यूज करके हम टेक डीएनए पॉलीमरेज क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए, जब भी पीसीआर किया जाता है,
जब भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किया जाएगा तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ना 30 to 36 साइकिल का एक प्रोसेस है, और इसकी हर एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। इनकी हर एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। इन तीनों स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इसका फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप होता है जिसे कहा जाता है प्राइमर अनिलिंग, या सिंपली आप अनिलिंग कह दीजिए। और तीसरा स्टेप होता है जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जो डीनेचुरेशन है, इस डीनेचुरेशन को करने के लिए थोड़ा हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग लगभग 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डीनेचुरेशन में चाहिए होता है। अनिलिंग को करने के लिए थोड़ा लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, 45 to 60 डिग्री सेल्सियस, और एक्सटेंशन में थोड़ा हायर टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो ह्यूमन ऑरिजिन का होता, अगर उसे यूज करते तो बेटा वो काम नहीं कर पाता, बिकॉज इतने हाई टेम्परेचर पे, आपने अगर प्रोटीन के बारे में पढ़ा हो तो प्रोटीन डीनेचर कर जाती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर को लूज कर देती है, और कोई एंजाइम जो बेसिकली किसी रिएक्शन को कर रहा हो या किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा हो, उसके लिए उसका स्ट्रक्चर और उसकी शेप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब तक उसके पास में उसका स्ट्रक्चर और शेप नहीं है तब तक वो फंक्शन नहीं कर सकता। तो हायर टेम्परेचर, हाई और एसिडिक और बेसिक कंडीशन, और साथ में रेडिएशंस, ये क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड्स लगे हुए हैं, जो उसको उस पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगी और अपनी शेप को लूज कर देगी। तो अगर हम ह्यूमन के डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे यूज करते तो वो फंक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में वो डीनेचर कर जाता, फंक्शन नहीं कर पाता। तो हमें इसका एक ऑल्टरनेटिव डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था, मतलब वो डीएनए पॉलीमरेज जो काफी हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शन कर सकता हो। तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इन्होंने फाइंड आउट किया कि कुछ हमारे आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं, कुछ हमारे आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं जो बेसिकली हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस में, हॉट स्प्रिंग्स में रह पाते हैं, जिन्हें हम थर्मोफाइल कहते हैं, बिकॉज ये हॉट स्प्रिंग्स में जहां हाई टेम्परेचर है वहां पे रहते हैं। तो इन्होंने पाया कि ये जब हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में रह पा रहे हैं और सक्सेसफुली वहां पे डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन आर्कीबैक्टीरियाज के पास में जो इनके एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स भी ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पे फंक्शन कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल हैं, तो ऐसे एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं उन्हें हम थर्मोस्टेबल कहते हैं। तो इनको चाहिए था एक थर्मोस्टेबल एंजाइम या एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो वो डीएनए पॉलीमरेज इन्हें ह्यूमन से ना मिलके आर्कीबैक्टीरिया से मिला, और जिस आर्कीबैक्टीरिया से ये डीएनए पॉलीमरेज इन्हें मिला, उस आर्कीबैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। तो इस थर्मस एक्वेटिकस नाम के इस आर्कीबैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज को निकाला गया, इसीलिए इसे टेक डीएनए पॉलीमरेज या टेक पॉलीमरेज कहा गया, जिसमें टी जो पहला वर्ड है वो टी, टेक में टी पहला वर्ड है और एक्यू जो सेकंड और थर्ड है ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज नाम इसलिए मिला। और टेक डीएनए पॉलीमरेज को क्यों यहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और हाई टेम्परेचर में वो स्टेबिलिटी से काम कर सकता है। ह्यूमन या किसी और
सोर्स से निकाला गया डीएनए पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर पे फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये तो रहा रीजन टेक डीएनए पॉलीमरेज को लेने का। और डीएनए पॉलीमरेज चाहिए क्यों हमें? हमें डीएनए से डीएनए बनाना है, मतलब हमें डीएनए से अगर डीएनए बनाना है तो मतलब हमें डीएनए रेप्लिकेशन करना है, तभी डीएनए से डीएनए बन सकता है। और डीएनए से डीएनए कौन बना सकता है? डीएनए पॉलीमरेज, मतलब वो एंजाइम या वो पॉलीमरेज जो डीएनए को पॉलीमराइज कर सकता हो, जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन करके नया डीएनए तैयार कर सकता हो, वही डीएनए पॉलीमरेज है, या उसे हम लोग डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डीएनए पॉलीमरेज को इसलिए यूज किया क्योंकि हम डीएनए रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, और उस डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग सेल के अंदर ना करवा के इन विट्रो कंडीशन में करवा रहे हैं। किसमें करवा रहे हैं? इन विट्रो। सेल के अंदर नहीं हो रहा है, ये सेल से बाहर हो रहा है, आर्टिफिशियल कंडीशन में हो रहा है। और ये आर्टिफिशियल मेथड है क्लोनिंग का, डीएनए से डीएनए बनाने का। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हमने दो तरीके की क्लोनिंग पढ़ी है। एक क्लोनिंग तो शुरुआत में पढ़ाई थी, क्लोनिंग वेक्टर। क्या बताया था कि जब डीएनए को किसी वेक्टर के साथ जोड़ के होस्ट में भेज दिया जाए और वो वेक्टर कॉपी तैयार कर ले अपनी जैसी, तो उन्हें क्लोनिंग वेक्टर कहा था। तो वो जो क्लोनिंग हो रही थी वो कौन सी थी? आर्टिफिशियल क्लोनिंग थी, और सॉरी आर्टिफिशियल नेचुरल क्लोनिंग थी। और अब जो कर रहे हैं हम लोग डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग है। ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग है क्योंकि हम लोग इसे इन विट्रो कंडीशन में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये डीएनए से डीएनए तैयार किया जा रहा है। तो अब पहला फंक्शन इसका समझ में आ गया, इसको क्यों लेते हैं इसका भी रीजन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बात प्राइमर्स पे कि प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्राइमर्स समझने से पहले आपको एक बात समझनी जरूरी है। वो बात यह है कि अगर आपको थोड़ा बहुत ह्यूमन डीएनए रेप्लिकेशन याद हो, अगर ह्यूमन डीएनए रेप्लिकेशन याद हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या था कि जो हमारा डबल हेलिक्स वाला डीएनए था, उस डबल हेलिकल डीएनए को हेलिकेज नाम का एंजाइम आता था और उसको अनवाइंड करता था, और अनवाइंड करने के बाद में हमारी रेप्लिकेशन फॉर्क बनती थी। यही तो काम होता था। तो बेटा यहां पे जो काम हेलिकेज करेगा, जो यहां पे काम हेलिकेज करेगा, क्या करने का? अनवाइंडिंग करने का, डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करने का, वही काम यहां पे डीनेचुरेशन द्वारा किया जाएगा। मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को जो अलग करना है, यहां पे हम हेलिकेज यूज नहीं कर रहे हैं। पीसीआर में नेचुरली हेलिकेज करता था इस काम को, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम डीनेचुरेशन करवाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे? जो डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करवा देंगे। कैसे करवा देंगे? ज्यादा टेम्परेचर देके। तो जो काम हमारे अंदर हेलिकेज करता है वो ही यहाँ पे कौन कर रहा है? डीनेचुरेशन कर रहा है। यहाँ पे हम हेलिकेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आगे की बात समझिएगा बेटा। देखिए जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, हेलिकेज ने फंक्शन लिया, तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनी। रेप्लिकेशन जब फॉर्क बनी थी तो उसके बाद में आपको याद होगा एक प्राइमेज नाम का एंजाइम था जो प्राइमर्स डिजाइन कर रहा था या प्राइमर्स को सिंथेसाइज कर रहा था। और प्राइमर्स को सिंथेसाइज करने के बाद में यहां पे प्राइमर लगा दे रहा था। प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर बेटा न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे पॉलीमर्स हैं जिन्हें हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर्स होंगे वो यहां पे जो प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो इनके क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। तो जहां पे भी प्राइमर आएगा वो प्राइमर क्या कर रहा था? पेयरिंग कर ले रहा था। पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो उसके पेयरिंग करने के बाद में हमारा डीएनए पॉलीमरेज आता था और डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता था। डीएनए पॉलीमरेज इस वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करता था और इसकी सपोर्ट से इसके ऊपर जुड़ जाता था। और जुड़ने के बाद में प्राइमर के ऊपर वो क्या करता था? जो डीएनटीपीज होती थी उन डीएनटीपीएस से बेसिकली क्या करता था? न्यूक्लियोटाइड को लेता था और यहां पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री उन्हें
इंट्रोड्यूस करवाता हुआ चला जाता था, जिसकी मदद से यहाँ पे एक नया चेन या नया डीएनए का पॉलीमर तैयार हो जाता था। सिमिलरली जैसे डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में डीएनटीपीज को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर रहा था। मतलब कहने का ये है कि सपोज करो यहाँ पे टी है तो टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए चाहिए, तो ये डीएनटीपीज का जो डीएटीपी है, इस डीएटीपी से एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को निकाल के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे टी चाहिए तो डीटीटीपी से इस न्यूक्लियोटाइड को निकाल के डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देगा। सपोज यहाँ पे सी चाहिए तो यहाँ पे सीटीपी से सी को निकाल के इसमें इंट्रोड्यूस करवा देगा। इसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज को जीटीपी से ये जी चाहिए, इस न्यूक्लियोटाइड को निकाल के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। मतलब इनको यूज करके एक नया स्ट्रैंड तैयार किया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी नया स्ट्रैंड तैयार कर दिया जा रहा था, इनके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा और एक पूरी एक नई डीएनए की पॉलीमर चेन तैयार हो जा रही थी। ये तो ह्यूमन जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था ऐसा हो रहा था, बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है। तो हमने डीएनटीपीज को क्यों यूज किया? सबस्ट्रेट के तौर पे। हमने ये डीएनए पॉलीमरेज है तो हमने भी ऐसा ही डीएनए पॉलीमरेज यूज किया है, लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्विटिकस का है। मेरी बात समझ पा रहे हो? प्राइमर्स क्यों यूज किया है? जब तक प्राइमर नहीं होगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज आएगा नहीं, बाइंड नहीं करेगा। तो प्राइमर्स को हम लोगों ने पहले डाल दिया है, हमारे अंदर प्राइमर्स को प्राइमेज बनाता था। अब बात यह है बेटा, अब बात यह है कि हमने जो प्राइमर यहां पे लिए, हमें कैसे पता होगा? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो प्राइमर होते हैं वो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं प्राइमर। तो हमें कैसे पता कि भाई ये जो प्राइमर है, ये जो प्राइमर है जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, वो प्राइमर हमारा इस सीक्वेंस का होगा ताकि इसके साथ जुड़ जाए। मतलब उसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, तभी हम ऐसा प्राइमर बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहला काम तो ये कर सकते हो आप कि आप अगर किसी ऐसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे हो जिसकी सीक्वेंसिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो उसका डेटा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था ऐसे और भी जीनोम प्रोजेक्ट किए गए, उनके सारे जो जीनोम की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और जिस जीन का आप सीक्वेंस ढूंढना चाह रहे हो उस जीन का सीक्वेंस आपको उनके जो पोर्टल है, वेबसाइट्स है, वहां पे मिल जाएगा। एक तरीका तो वो है कि जीन का सीक्वेंस आपको वहां मिल जाए। दूसरा तरीका है अगर उसकी सीक्वेंसिंग नहीं की गई या किसी नए ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को खुद सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी और उसकी सीक्वेंसिंग करके उसके जीन के सीक्वेंस को पता करना होगा और पता करने के बाद आप क्या करेंगे? उस जीन के सीक्वेंस की मदद से, जो एटीजीसी का सीक्वेंस होता है उसकी मदद से आप प्राइमर डिजाइनिंग करेंगे। उसके लिए स्पेशलाइज्ड कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आप जब प्राइमर डिजाइनिंग कर लेंगे तो प्राइमर का एक सीक्वेंस निकल के आ जाएगा आपके पास कि प्राइमर में ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब आपको ये तो सीक्वेंस कंप्यूटर में लिखा आया है एटीजीसी वाला, आपको तो केमिकली चाहिए वो डीएनए का मॉलिक्यूल। तो आप क्या करते हैं? आप उस सीक्वेंस को वहां से कॉपी करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इन कामों को करती हैं, जो प्राइमर डिजाइन करके देती है, जो डीएनए सिंथेसाइज करके देंगी, उनके पास मशीन है इस चीज को करने के लिए। तो आप जिन सीक्वेंसेस को कॉपी करके प्राइमर्स की उन्हें भेजेंगे, मेल के थ्रू भेज दें आप, जैसे ही भेजना चाहें, वो उसी के हिसाब से एक प्राइमर तैयार कर देंगे। एटीजीसी वाला सीक्वेंस जो भी आप उसमें दोगे, रैंडम जो भी होगा, उसके हिसाब से एक प्राइमर तैयार करेंगे वो, और प्राइमर तैयार करके एक ट्यूब के थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाएगा उसको, और उन्हीं प्राइमर्स को आप यूज करने वाले हो यहाँ पे। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है प्राइमर डिजाइनिंग करना, लेकिन फिलहाल आप प्राइमर का यूज क्या था मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में बता दिया। हाँ जी, डीएनए स्ट्रैंड को कौन स्प्लिट करता है अभी मैं बताऊंगा बेटा, अभी बताने वाला हूँ। नहीं, प्राइमर नहीं करता बेटा, प्राइमर का काम बाइंड करने का काम है, स्प्लिट करने का काम डीनेचुरेशन का है।
अभी सुनिए, अब यहाँ पे 3 स्टेप होंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। अभी मैं वो बताऊंगा, पहले पूरे स्टेप बता दूं, उसके बाद में मैं मशीन की भी बात करूंगा कि वो मशीन कैसे दिखती है, उसमें कैसे लगाया जाता है, वो सब बताऊंगा आपको। पहले आप ये जान लें कि इन स्टेप्स में क्या होगा। तो सपोज करो आपके पास में एक डीएनए की कॉपी थी जिसमें 2 स्ट्रैंड हुआ करते थे, और इन स्ट्रैंड्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, अब यहां पे क्या होता है, ये जो डीएनए था आपने इसको सबसे पहली साइकिल में स्टार्ट किया कि पहली साइकिल में क्या होगा। तो आपने पीसीआर की पहली साइकिल स्टार्ट करी और उस पहली साइकिल का पहला स्टेप आपने करवाया, जिसे हम कहेंगे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में आप हाई टेम्परेचर की मदद से जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आपने स्प्लिट करवा दिया या ब्रेक करवा दिया, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो गए, और जब दोनों स्ट्रैंड स्प्लिट हो गए तो डीनेचुरेशन का काम पूरा हो चुका है। अब दूसरा काम यहां पे होगा, जिसमें हम जो प्राइमर्स हमने डाले थे उन प्राइमर्स को अनिल का मतलब है जोड़ना, तो प्राइमर अनिलिंग करवाई गई। प्राइमर अनिलिंग में जो हमने प्राइमर यहां पे इंट्रोड्यूस किया था शुरुआत में, उस प्राइमर को, वो प्राइमर अपने आप जाएगा और अपने जहां पे भी उसको कॉम्प्लीमेंट्री साइट मिलेगी उस कॉम्प्लीमेंट्री साइट पे जाके वो पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि उसके जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो इस डीएनए, जो टेम्पलेट डीएनए है, इसके नाइट्रोजनस बेसिस से वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो पेयरिंग कर लेंगे अपने आप जाके और यहां पे इस तरीके से वो जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों प्राइमर्स अपने अपने अपोजिट एंड पे जुड़ चुके हैं, और ये प्राइमर अनिलिंग का काम जो किया जाएगा वो 45 to 60 डिग्री सेल्सियस पे किया जाएगा। अब यहाँ पे प्राइमर अनिल कर गया तो हम प्राइमर्स की पोजीशन भी लिख देते हैं या पोलैरिटी को लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने पोलैरिटी लिख दी, ठीक है जी। अब प्राइमर भी जुड़ गए, अब तीसरा काम बाकी है जिसे कहा जाता है बेटा एक्सटेंशन को लगभग आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे किया जाएगा, और इसमें क्या होगा, जो डीएनए के स्ट्रैंड स्प्लिट हो रखे थे, ऑलरेडी पहले से ही स्प्लिटेड थे, जिनके साथ में ये प्राइमर जुड़ा हुआ था, अब उनके ऊपर आके बाइंड करेगा टेक डीएनए पॉलीमरेज, और ये जो टेक डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर बाइंड किया है, ये अब डीएनटीपीज को यूज करना शुरू करेगा सबस्ट्रेट के तौर पे, और वहां से ये न्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करेगा। इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हुए चला जाएगा। ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराता हुआ, एक चेन बनाता हुआ इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देगा। और सिमिलरली यहां पे जो टेक डीएनए पॉलीमरेज था वो न्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस करेगा डीएनटीपीज को यूज करते हुए, और वो इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देगा। और इस टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक बिल्कुल नए डीएनए की स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड या ओल्डर स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एक बिल्कुल नया स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा, और आप इसकी अब पोलैरिटी को यहां पे ऐसे लिख सकते हो। और चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के,
तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से इनके बीच में पेयरिंग हो जाएगी और ये पूरा एक डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर यहां पे तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा जब आपने शुरुआत की थी साइकिल की पहली, तो आपके पास में कितने डीएनए था? एक था, 2 स्ट्रैंड थे। लेकिन जब ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ पहली साइकिल का, तो कितने डीएनए हो गए हमारे पास? 2 डीएनए हो गए। स्ट्रैंड कितने हो गए? 4 स्ट्रैंड हो गए। अब सपोज करो यही 4 स्ट्रैंड या 2 डीएनए अब दूसरी साइकिल करें। अब यहां पे मैं सेकंड साइकिल करवा रहा हूं और इस सेकंड साइकिल का अब मैं पहला स्टेप कर रहा हूं। इस साइकिल का अब मैं फर्स्ट स्टेप कर रहा हूं जो कि डीनेचुरेशन है, जो कि डीनेचुरेशन है। तो यहां पे क्या होगा? ये 2 डीएनए है ना, तो इन दोनों डीएनए को मैं यहां पे बना दे रहा हूं। ये एक डीएनए स्ट्रैंड, ये दूसरा, 2 डीएनए हमारे पास। पोलैरिटी लिख दीजिए। ये पोलैरिटी लिख दी। डीनेचुरेशन हुआ, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। दूसरा स्टेप होगा अनिलिंग। अनिलिंग में क्या होगा? प्राइमर इनके ऊपर आके बाइंड कर जाएगा, प्राइमर इनके ऊपर आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप होगा एक्सटेंशन। टैग पॉलीमरेज इनके ऊपर आप बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये इस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करवाएगा, इस डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड पॉलीमराइज होगा, इस डायरेक्शन में दूसरा स्ट्रैंड पॉलीमराइज हो जाएगा। और यहां पे अब फाइनली आपके पास में कितने स्ट्रैंड तैयार हो गए? कितने हो गए? 8 स्ट्रैंड हो गए, 4 डीएनए हो गए। 2 साइकिल करने के बाद 4 डीएनए हो गए। अब ऐसी आप तीसरी साइकिल करिए, 8 डीएनए हो जाएंगे। मतलब ये 2 की पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल में बढ़ता चला जाएगा। मतलब आप समझिए कि अगर आप 30 साइकिल करते हैं, 30 साइकिल करते हैं तो स्टेप आपको कितने करने पड़ेंगे? अरे अगर एक साइकिल में 3 स्टेप हैं तो 30 साइकिल में कितने स्टेप हो जाएंगे? 90 स्टेप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो आप ये समझ लीजिए कई मिलियन कॉपी तैयार हो जाएंगी, कई मिलियन कॉपी तैयार हो जाएंगी, बढ़ता चला जाएगा बाउंड्री में। और आपके पास में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक डीएनए से बहुत सारा डीएनए तैयार हो जाता है। अब ये किसमें किया जाता है? ये सब कहां चल रहा होता है? उस मशीन को भी देख लीजिए आप एक बार, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। पीसीआर या थर्मोसाइक्लर कैसा दिखता है? थर्मोसाइक्लर कैसा दिखेगा? देखिए बेटा, ये थर्मोसाइक्लर है, अलग 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 वर्जन के थर्मोसाइक्लर है, ठीक है। ये रहा थर्मोसाइक्लर, ये रहा, ठीक है। इस तरीके के दिखते हैं। ये ज्यादा बेटर है। ज्यादा पास की इमेज है ये ज्यादा बेटर है। देखिए बेटा, ये थर्मोसाइक्लर है, जो इमेज इन्होंने दी हुई है, ये ज्यादा बेटर है। देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे क्या है, ये बॉक्स जैसा बना हुआ है, ये स्क्रीन दी हुई है। अब तो नहीं तो पहले यहाँ पे ना बटन वाला स्लॉट भी आता था, हमने जो यूज की थी उसमें तो बटन बने होते थे साइड में और स्क्रीन दी होती थी उसके अंदर। उसमें बेसिकली क्या किया जाता है बेटा कि सपोज करो आपको पूरी 30 साइकिल्स नहीं करनी है, पहला बटन है इसका, आपके पीछे जो बोर्ड है,
बेटा दरअसल बात यह है, गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है, गलती मेरी है, ठीक है, कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लिबर्टी दी हुई है, नहीं तो मुंह कहाँ खोले फिर उसके आगे, गलती मेरी है। गर्मी सर्दी सब यहीं पे लगेगी। सुनिए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाएगा, ये स्लॉट दिए हुए हैं बेटा ट्यूब्स को लगाने के लिए। इनकी ट्यूब बहुत छोटे साइज की होती है, बहुत छोटी सी ट्यूब होती है इनकी, जिसके अंदर ये रिएक्शन किया जाता है, बहुत छोटी सी, इतनी सी होती है वो, इतनी सी जगह में फिट करना है। देखो इसके हाथ में कितनी दिख रही होगी, इसी ट्यूब के अंदर रिएक्शन होना है ये सारा का सारा। और ये जो भी सारे स्टेप बताए ना, वो इन्हीं ट्यूब के अंदर जो इसके अंदर फिट की जाएगी उसमें होगा बेटा। अब बेसिकली क्या किया जाता है, हम लोग ये जो सारी चीजें मिलाई थी हमने शुरुआत में, डीएनए मिलाया था हमने, उसके अलावा जो टेक पॉलीमरेज ऐड किया था, उसके अलावा हमने इनके अंदर प्राइमर ऐड किया था, उसके अलावा हमने डीएनटीपीज ऐड किए थे। इन सारी चीजों को मिक्स शुरुआत में ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है और बंद करके इस ट्यूब को इसमें लगा दिया जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे डेटा आपको भरना है कि सपोज आपको 30 साइकिल नहीं करके 20 साइकिल करनी है, तो उन 20 साइकिल को आप इसमें सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, 20 साइकिल्स को आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो। 10 साइकिल करनी है 10 साइकिल करवाइए, ठीक है। फिर अब तो बहुत एडवांस ऑटोमेटेड मशीन आ गई है कि अपने आप टेम्परेचर को रेगुलेट, नहीं तो शुरुआत में क्या किया जाता था, जो पुरानी पीसीआर मशीन थी उनके अंदर जो स्टेप्स हैं उनके टेम्परेचर को भी आप खुद एंट्री करते थे उसकी। यहाँ पे बटन होते थे कि भाई पहला स्टेप आएगा लिखा हुआ, उसमें आपको कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो आप 90 या 94 जो भी आपको टेम्परेचर भरना है वो भरना होता था। अब तो कुछ नहीं है, ये अपने आप ही ऑटो रेगुलेटेड है, खुद ही काम कर रही होती है। आपको बस वो सारा मिक्स मिलाना है और उसमें लगा देना है, साइकिल सेट कर देनी है। इस ढक्कन को जो ऊपर वाला है इसे कर दो बंद, और करने के बाद रन कर दो। रन करने के बाद में ये मशीन की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पैरेलली कि यहाँ पे सपोज करो 10th साइकिल चल रही है और 10th साइकिल का यहाँ पे 3rd स्टेप चल रहा है, तो आपको पता चल रहा होता है कि कितनी साइकिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 15वीं साइकिल हो चुकी है, उसका दूसरा स्टेप चल रहा है। और इस तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद में आप इस ट्यूब को यहाँ से बाहर निकालें और इसके अंदर आपके जो एम्पलीफाइड डीएनए की कॉपीज हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपल तो नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टाइम लगता है। और इसी का एक वर्जन होता है जिसे हम लोग RT-PCR कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, जो अभी कोविड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, अगर आपको याद हो तो। याद है RT-PCR रिपोर्ट लेके आओ, ठीक है, भूल गए कोविड को जल्दी, ठीक है। तो RT-PCR में क्या किया जाता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, RT-PCR में क्या किया जाता है वो भी सुन लीजिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर किया जाता है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो आरएनए जीनोम लेके चलते हैं। जैसे कोविड वायरस एक आरएनए वायरस था, और आपको पता करना है किसी पेशेंट के अंदर कि एक्चुअल में वो कोविड से इन्फेक्टेड है या नहीं है। अब वायरस है, आप सब जानते हो कि वायरस का स्ट्रक्चर कितना छोटा होता है, उसके अंदर डीएनए कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आरएनए जीनोम वाला ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया जाए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए तैयार कर दिया जाए। और डीएनए को तैयार करने के बाद हम उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर दे, जैसे अभी हमने किया, और उसकी एम्प्लीफिकेशन करके हमारे पास में बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट आ जाए। तो हम उन डीएनए फ्रेगमेंट को, उनके सीक्वेंस को देख के इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो डीएनए है ये वायरस का है या ह्यूमन डीएनए है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उनके सीक्वेंसेस को देख के इजीली पता किया जा सकता है कि ये वायरल डीएनए सीक्वेंस है या ये आपका किसी ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस है या किसी बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके डीएनए को सीक्वेंस करके आराम से हम पता कर सकते हैं। और पीसीआर का एक इस्तेमाल और है जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन में पढ़ाया जाएगा, कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्कुल अर्लियर स्टेज में
इन्फेक्शन को पता करना चाहें, देखिए बेसिकली होता क्या है, हम लोग डिजीज का डायग्नोसिस कब कराते हैं, जब सिम्टम आते हैं। मतलब जब तक कोई सिम्टम नहीं है तब तक हमें नहीं पता चलता ना हम बीमार हैं, और जब तक सिम्टम आते हैं तो उनका जो लोड है या उनका जो नंबर है वो हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से वो सिम्टम आ रहे हैं। तो अगर हम किसी भी इन्फेक्शन को या किसी डायग्नोसिस को बहुत अर्लियर स्टेज पे करना चाहते हैं तो हम पीसीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीआर की मदद से हम किसी भी डिजीज को बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी इन्फेक्शन को, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसको बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करने में भी पीसीआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर आपको बता ही दिया है, पहले आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा, फिर डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कर दी जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, जो कोविड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था।